हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सभी वीडियो मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा ये आज का वीडियो जो होने वाला है वो कक्षा 10वीं की राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इनके ऊपर जो पिछले साल उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंदर जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो हमारा होने वाला है पीवाईक्यू क्वेश्चन को लेकर, पिछले साल आए हुए प्रश्नों को लेकर। तो अब आप ये चैप्टर के नाम से ही जानते होंगे कि इसमें हम जाति आधारित कुछ बातें होंगी, आपकी आपने पढ़ा होगा। धर्म आधारित कुछ बातें होंगी, लैंगिक मतलब स्त्री और पुरुष को लेकर भी कुछ बातें की गई होंगी। तो इन्हीं 3 टॉपिक से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपके होंगे जो आपके चैप्टर के अंदर, आप जब पूरा चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको इन टॉपिक के बारे में एकदम कॉन्सेप्ट बन गया होगा। तो इनके जो प्रश्न पिछले साल यूपी बोर्ड में आए हैं उनको हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है जो एमसीक्यू टाइप का प्रश्न होगा। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में, अब आपको बताना है कि यार ये धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है। धर्म का कोई स्थान नहीं होता, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास करता है, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है, सभी धर्मों को समान समझना या सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो अब आप ये इसका उत्तर कैसे लगा पाएं कि भाई भारत कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो अब भारत में क्या होता है, कोई धर्म को स्थान है, सभी धर्मों को स्थान है। या एक राष्ट्र एक धर्म है, क्या ऐसा है? क्या नहीं है, ऐसा नहीं है। केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मानता, क्या केवल ऐसा है? क्या ऐसा भी नहीं है। फिर क्या है, तो यहां पर सभी धर्म को समान समझा जाता है, सभी धर्म को समान अधिकार या समान जगह दी जाती है, समान सम्मान दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? यह हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर भी देखा हुआ है। तो पंचायती राज की स्थापना आपने देखा हुआ है 1992 में हुई है। इसकी घटना क्या है? पंचायती राज जनरली ग्रामीण स्तर के विकास के लिए बनाया गया। भारत में पंचायती राज मुख्यतः अगर देखें तो 3 स्तरीय है, 3 टियर सिस्टम है, जिसमें ग्राम पंचायत, उसके बाद जनपद या क्षेत्र पंचायत और सबसे ऊपरी स्तर पर जिला पंचायत को रखा गया है ना। तो 1992 क्यों मान रहे हैं? 1992 मानने के पीछे कारण यह है कि संविधान में अनुसूची नंबर 11 जोड़ी गई थी इससे संबंधित, और इसको संविधान में संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया था पंचायती राज को। तो यह व्यवस्था यहां पर कर दी गई। अगला प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 3 में देखना है, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? ये भी आप देख चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर, आपने देखा होगा। तो पंचायती राज के अंदर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है ना। अगला आ जाता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न के आपको शॉर्ट आंसर लिखने हैं। तो हम सबसे पहले प्रश्न देखते हैं क्या है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण लिखिए। तो सांप्रदायिकता क्या कहलाती है, पहले तो आपको यह जानना जरूरी है। आपको यह पता होगा तो स्टार्टिंग आप यहीं से करेंगे। क्योंकि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है तो पहले आपको बताना पड़ेगा सांप्रदायिकता क्या है, फिर आप घातक बताते हुए उसका कारण लिख देंगे। सांप्रदायिकता की समस्या तब उत्पन्न होती है, जैसे आपने कई बार न्यूज चैनल में सुना होगा कि बहुत सांप्रदायिक माहौल हो गया है। सांप्रदायिकता का मतलब क्या है? किसी एक धर्म को बढ़ावा दे देना, बाकी धर्मों को दबा दिया जाना, उस स्थिति को आप कहते हैं सांप्रदायिकता। देखना, सांप्रदायिकता की समस्या तब उत्पन्न होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान दिया जाता है, मतलब एक ही धर्म के आधार पर राष्ट्र डिसाइड होता है। समस्या तब और बढ़ जाती है या विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशिष्ट के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है। मतलब राज्य जो है या सरकारें जो है वो किसी एक धर्म विशेष को ही पक्ष लेने लगती हैं, उनका ही ध्यान देना स्टार्ट करती हैं कि भाई यही है, बाकी सबको वो निगलेक्ट कर देती हैं। तो इससे क्या होता है कि दूसरे धर्मों के विरोध में फिर लोग क्या होंगे, उनके विरोध में विद्रोह होना स्टार्ट होते हैं, है ना, या उनके विरुद्ध में मोर्चा खोल देते हैं कि तुम खराब हो, तुम छोटे हो, ऐसा। तो क्या होगा, इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबी, मतलब जो दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, उनके विरुद्ध मोर्चा खोलने लगते हैं। इसके 2 प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, देखते हैं क्या है। लोकतंत्र में जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के, है ना, जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के अनुयायियों को दबाने का प्रयास करते हैं, एक कारण तो यह है। धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा देना, है ना, धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्ति को प्रश्रय देना ही क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता। धर्म के आधार पर हम एक दूसरे में बुराइयां ढूंढते हैं और अगर उस आधार पर आगे बढ़ते हैं तो ये क्या होता है? आपका सांप्रदायिकता का कारण होता है।
आप ये मान के चलें कोई भी धर्म में किसी भी आप मोटे मोटे तौर पर आप अगर समरी निकालेंगे तो कोई भी धर्म बुराइयां नहीं सिखाता, हर धर्म कुछ अच्छाइयां सिखाता है। सिखाने का सबका तरीका अपना अलग होता है। जब हम किसी एक धर्म विशेष को मानना स्टार्ट करते हैं और उस धर्म के आधार पर चलते हैं और दूसरे धर्मों को तुच्छ मानते हैं उसकी नजर में, या छोटा मानते हैं या उनको दबाना स्टार्ट करते हैं, तो उस स्थिति में सांप्रदायिकता जन्म होती है। ये उसके दो कारण हैं। इसमें क्या होगा, किसी एक विशेष प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग दूसरे धर्म के लोगों को दबाना स्टार्ट करेंगे, पहला कारण। या धार्मिक आधार पर जब वैमनस्यता, हिंदू मुस्लिम हो जाना, हिंदू सिख हो जाना, है ना, हिंदू जैन हो जाना, हिंदू बौद्ध हो जाना, इनके बीच में जब धार्मिक आधार पर इनमें वैमनस्य मतलब लड़ाई, एक दूसरे को फूटी आंख ना देखना, एक दूसरे को पसंद ना करना, कोई सामने आया दूसरे धर्म का तो लड़ाई झगड़ा हो जाना, धार्मिक दंगे टाइप की स्थिति बन जाना, तो ये एक कारण होता है। ये सब कारण क्या है, आपके सांप्रदायिकता के कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम है, क्यों? शिशु मृत्यु दर समझ रहे ना, बच्चों का जो मरने का रेट है वो कम है, इसके पीछे कारण क्या है? आप जानते हैं केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो केरल में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम है, इसके पीछे कारण है क्योंकि यह भारत का सर्वाधिक साक्षर मतलब पढ़ा लिखा राज्य है। शिक्षित लोग स्वास्थ्य रक्षा के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। हमारे यहां आप देखेंगे जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। चिकन पॉक्स एक बीमारी होती है जिसको माता के नाम से जानते हैं ना, छोटी माता बड़ी माता। तो हमारे यहाँ पर जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें उसका इलाज कराने की जगह घर में 3 दिन तक, बोले ये 4 दिन तक 5 दिन तक पड़ा रहेंगे, उनकी पूजा करना अपनी जगह एक धार्मिक कारण है, आप पूजा करिए, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज भी करवाइए। ऐसा कहते हैं कि इलाज करवाया तो माता प्रकोप पकड़ेंगी और चेचक निकलेगी और चिकन पॉक्स होगी। नाम लेना भी सही नहीं समझते, नाम लेना भी गलत समझा जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि भाई अगर छोटे बच्चे को निकाला दो, टेम्परेचर या बुखार झेल नहीं पाता, उसकी डेथ हो जाती है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो साइंस समझता है कि भाई ठीक है, धार्मिक चीज हम पूजा करने जाएंगे, माता को ढारने जाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन साथ में 2 टैबलेट भी ले आए, बच्चे को खिला दें। तो पढ़े लिखे होने के कारण क्या है, उनके पास स्वास्थ्य रक्षा के प्रति जागरूकता है, इस कारण से वहां पर क्या है, आपका शिशु मृत्यु दर कम है। क्लियर? अगला प्रश्न नंबर 3 कहता है लोकतंत्र के लिए जातिवाद, है ना, जातिवाद क्या कहलाता है ये आप जानते होंगे, अभी अपन चर्चा करेंगे। घातक है, इसके 2 कारण लिखिए। जातिवाद मतलब अपनी जाति को, जैसे हमने सांप्रदायिकता देखी कि अपने धर्म को सुप्रीम बताना, अपने धर्म को महत्वपूर्ण बताना, बाकी धर्मों की अवहेलना कर देना या उनको तुच्छ समझ लेना। जातिवाद में भी कोई एक जाति मतलब जिनकी संख्या ज्यादा होगी या जो भी व्यवस्था है वो अपनी जाति के व्यक्तियों का ही फेवर करेंगे और अपनी जाति को ही सर्वोच्च बताने की कोशिश करेंगे। वो हर एक जाति के अंदर की व्यवस्था है, सभी लोग जहां इकट्ठे होते हैं तो वो क्या हो जाती है, जातिवादी व्यवस्था बन जाती है। तो जातिवाद घातक है, बिल्कुल घातक है, क्योंकि जब जैसे ही आप जातिवाद तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक आपकी जाति का नहीं है और एक आपकी जाति का है। जो आपकी जाति का नहीं है वो टैलेंटेड ज्यादा है और जो आपकी जाति का है वो टैलेंटेड कम है और आपका रिश्तेदार भी लगता है ना, वो तो जाति में रिश्तेदार बन ही जाते हैं। तो फिर क्या करेंगे, चूंकि आपकी मानसिकता जातिवादी है तो फिर आप अपनी जाति वाले को अपने साथ लेंगे या उसको प्रमोट करेंगे, जबकि उसमें योग्यता कम है। तो क्या होगा, कम योग्यता का व्यक्ति आएगा तो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा, उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं आएगी। अगर आप जातिवादी नहीं होते, जाति के हिसाब से नहीं सोचते, तो आप एक टैलेंटेड व्यक्ति को या एक होनहार व्यक्ति को चुनते, वो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा देता, परिणाम बहुत अच्छा देता, गुणवत्ता बहुत अच्छी निकल कर आती। तो जातिवाद क्या है, क्वालिटी को खराब कर सकता है। अगर किसी भी जगह जहां भी आप जातिवाद लगाएंगे और उस जातिवाद में आपको टैलेंट से कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, आपको होनहारता से, होशियारी से कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो क्या है, परिणाम भी उसी हिसाब के आएंगे। तो घातक तो है, ये तो समझ में आ गया। कारण लिखना है, क्या होगा, जातिवाद समाज में असमानता को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है, आप जानते ही हैं। जातिवादी व्यवस्था वाले समाज में मतदान से चुनी हुई सरकार मूल्यों की बजाय, है ना, जो भी उनके नैतिक मूल्य है, सरकारी मूल्य है, सरकार मूल्यों की बजाय जाति का पक्ष पोषण करती है ना। एक प्रमुख जाति, जैसे किसी जाति का सीएम हो गया या किसी जाति का ज्यादा वोट हो गया, उसकी तरफ झुकाव थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4, यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उससे क्या हानि होगी, 2 तर्क दीजिए। सत्ता जिसकी सरकार है, अगर वो धर्म को आधार मानता है या धर्म के हिसाब से शासन करता है तो उससे क्या नुकसान होगा, उसके कारण बताने। कारण इस प्रकार हैं, तो आप 2 कारण लिखेंगे। ऐसी स्थिति में सत्तारूढ़ दल के धर्म के अलावा दूसरे धर्म के अनुयायियों का शोषण होगा। मतलब जिस धर्म की सरकार है उनको तो फलने फूलने का अधिकार होगा, दूसरों को दबाया जाएगा तो उनका शोषण होगा। ऐसे समाज में
राज्य के जो दूसरे और मतलब जिसका राज्य जिस धर्म का फेवर कर रहा है वो तो ठीक है, तो राज्य के इतर जो दूसरे और इसके इतर की जगह आप दूसरे धर्मावलंबी भी लिख सकते हैं। तो राज्य के इतर जो दूसरे धर्मावलंबी हैं उनको विकसित होने का कोई अवसर नहीं मिल पाएगा, कोई अवसर उनको प्राप्त नहीं होगा। तो ये दो कारण या दो तर्क यहां पर इसके दिए गए हैं। क्लियर ये बात? अब अगला प्रश्न आता है, तो ये प्रश्न जो आपके होने वाले हैं ये लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न है कि जाति पर आधारित निर्वाचन होने से क्या हानियां हैं। जो चुनाव होता है कि जाति के आधार पर होता है तो उसमें क्या हानियां हैं, उन किन्हीं दो हानियों का उल्लेख करना है, ये आपको बताना है लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न में। तो अब लिखते हैं जाति आधारित निर्वाचन, तो आप जानते हैं जिसमें जाति के लोग वोट करते हैं, जाति को हम एक तरफ झुका लेते हैं, जातिगत सरकार बन जाती है, कोई एक सरकार मतलब वोट बैंक नहीं बढ़ जाता कि भाई ये वाली जाति तो इसको ही वोट करती है, ये वाली जाति इसको वोट कर, बदलता रहता है समीकरण, लेकिन फिर सरकार का रवैया भी क्या होता है वैसा कुछ झुक जाता है। तो उसके क्या हानियां हैं उनके बारे में हमें बताना है कि इसकी क्या हानियां हैं, कोई दो हानियों को बताना है। तो चुनाव के दिन विभिन्न जातियों के समूह एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं और कभी चुनाव स्थल पर मत पेटियां है ना उनको गायब करते, आपने सुना होगा कि भाई बूथ कैप्चरिंग हो गई, पेटी ले गई, ये सारी बातें आपने सुनी होंगी। दूसरा क्या है, चुनाव प्रचार के दिनों में प्रायः सार्वजनिक सभाओं के लिए मंच उसी इलाके में बनाए जाते हैं जहां किसी जाति विशेष की संख्या अधिक होती है। कुछ राजनीतिक दल जाति विशेष के नेताओं को उकसाते हैं, नारों से प्रभावित जाति के विशेष लोगों को है ना उन्हें सिक्कों से तौलते हैं और उनके गुण कर्म और योग्यता को दरकिनार कर उन्हें क्या करते हैं, उनको वोट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये दो बहुत मतलब आप क्या होगा, जाति के आधार पर मैंने जैसे भी आपको जस्ट पहले बताया कि आप क्या करेंगे, गुणवत्ता आपकी प्रभावित होगी हमेशा। जब गुणवत्ता प्रभावित होगी कोई कम योग्य व्यक्ति आ जाएगा, जबकि आपके सामने था कि ये योग्य है और ये कर सकता है, सबका भला कर सकता है, लेकिन हमने जाति के आधार पर जैसे ही वोट देना स्टार्ट किया वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। जब वो चुनकर नहीं आ पाएगा तो फिर वो काम कैसे कर पाएगा। आपने चुना कम गुणवत्ता वाला व्यक्ति, तो उसकी गुणवत्ता या उसकी क्वालिटी या उसकी इफिशियंसी भी क्या होगी, जो योग्य है उसकी तुलना में कम होगी। तो ये दो बड़े कारण हैं या दो बड़ी नुकसान है। आप देखेंगे जाति के आधार पर भारत भर में जगह जगह लड़ाइयां होती हैं, बूथ कैप्चरिंग हो जाती है। बूथ कैप्चरिंग मतलब बूथ को लूट लेना, अपने फर्जी वोट डलवाते। आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा मिथुन चक्रवर्ती की या और दूसरी के, बस गया एक आदमी और वोट लगा दिए, सबके वोट डल गए। तो ऐसी यह पेटियां ही गायब कर दी कि सबने डाल दी, बाद में चोरी से गए, बोले पानी डाल दो या कुछ और कर दो। तो ये सिस्टम यहां पर चलता रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, आपको ये बताना है। जाति प्रथा का राजनीति और समाज पर प्रभाव आपको जो है वो बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछ सकते हैं कि जाति प्रथा और समाज पर प्रभाव बताइए, ऐसा कुछ भी करके। तो आपको ये व्यवस्था बतानी कि जाति प्रथा का भारत पर क्या प्रभाव है, सामाजिक भी बताएंगे हम और राजनीतिक भी बताएंगे, और इन दोनों का मिला के आप आर्थिक भी सोच सकते हैं कि भाई आर्थिक प्रभाव क्या होगा। तो भारत में जाति प्रथा वोटरों के ध्रुवीकरण है ना, ध्रुवीकरण का मतलब समझते हैं क्या है, वोटरों को एक पक्ष में कर देना। उसके लिए कई प्रकार के अलग अलग स्टेटमेंट देना, अलग अलग प्रकार के नारे बना देना। कुछ लोग कहते हैं 80-20 का फॉर्मूला, 20-80 का फॉर्मूला है ना, कोई एक जाति को प्रमोट कर देना है ना, कि बोले हम तुम्हारी जाति के जो महापुरुष हैं उनकी मूर्तियां लगवा देंगे, ऐसे कुछ कर देना। तो ये क्या है, इससे क्या होगा, उस जाति का वोट एक पार्टी की तरफ जाने लगेगा। तो इसमें क्या होगा, भारत में जाति प्रथा से क्या होता है, वोटरों के ध्रुवीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये सारी बातें आप देखेंगे चुनाव के दौरान ही होती हैं, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल समाज के लोगों को जाति आधार पर बांटकर अपना वोट बढ़ाते हैं, है ना, चुनाव के टाइम पर ही देखेंगे आप। इस कृत्य का राजनीतिक सफलता हेतु है ना, ये काम क्यों करते हैं, राजनीतिक सफलता प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। जातियों में विभाजित भारतीय समाज का राजनीतिक दल देश की स्वतंत्रता के समय से अपने हित में उपयोग करते आ रहे हैं ना। जातियों का जो विभाजन है ना, जातियों का जो विभाजन होता है, तो इसका समाज को कैसे विभाजित कर रहे हैं, तो ये आज से नहीं चल रहा है, स्वतंत्रता के समय से ये इसका उपयोग वो अपने अपने हिसाब से करते चले आ रहे हैं, तब से चला आ रहा है। जातीय विचारधारा को उग्र करने से क्या होगा, समाज में वैमनस्य, मतलब समाज में एक दूसरे की जाति में बुराइयां बढ़ेंगी, वैमनस्य फैलता है तथा सामाजिक समरसता कम होती है। अभी साथ साथ चलते हैं, लेकिन आप देखेंगे चुनाव के टाइम पर थोड़ी सी बोलचाल बंद हो जाती है, फिर 6-8 महीने लगता है, फिर धीरे धीरे सब समझ जाते हैं, बातचीत करने। लेकिन हर 5 साल में समझते हैं और हर 5 साल में बुराई भी करते हैं, तो सामाजिक समरसता भी क्या होती है, कम होती है। जिन जातियों की पहले से पढ़ाई लिखाई या जिन जातियों में पहले से पढ़ाई लिखाई का प्रचलन था, जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, है ना, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को, है ना, जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित किया गया या वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं या
पीछे हैं उनको समाज में आगे लाना चाहिए, उनको पढ़ाने लिखाने का काम करना चाहिए, वो लोग समझें, नौकरी में आए और दूसरे नौकरी में आए, कोई बिजनेस करें। जब वो समझ पाएंगे दुनिया को तभी कर पाएंगे। तो ये क्या है, इसके समाज पर आप देखिए कि शिक्षित तौर पर भी पिछड़े हुए हैं और समाज क्या है आपका बढ़ जाता है। और ये बांटते कैसे हैं, राजनीतिक तरीके से बांटा जाता है। तो ये वाली बात क्लियर है ना सभी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण देकर या उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। राजनीति किस प्रकार अनेक रूप लेती है, तो राजनीति के रूपों के बारे में चर्चा करनी है। राजनीति में जाति महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जाति के अंदर की राजनीति भी महत्वपूर्ण है। मतलब जाति तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जाति के अंदर कैसे राजनीति करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीति जातियों को लक्ष्य बनाकर जाति व्यवस्था और जाति पहचान को प्रभावित करती है। प्रत्येक जाति स्वयं को श्रेष्ठ बनाना चाहती है। यही कारण है कि जो हीन मतलब समझते हैं ना, जिनको उतना समाज में इज्जत नहीं मिलती थी, तो हीन समझे जाने वाली जाति अपने समूह की अन्य जातियां, मतलब जो और जातियां जो है जो हीन समझी जाती हैं, उनके क्या होता है, अपने समूह की अन्य जातियों को अपने साथ लाने का प्रयास करती हैं कि भाई जो और कमजोर समझी जा रही हैं उन सभी को क्या करें, अपने साथ ले आते हैं। और कोई एक जाति पर सत्ता नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता। ये वो जानती हैं कि किसी एक जाति के द्वारा सत्ता स्थापित नहीं हो सकती, तो जातियों के क्या करेंगे, समूह बना लेंगे। इसलिए वह मोल तोल के द्वारा अन्य समुदायों को साथ लेने के लिए कोशिश करती है, साथ लेने में संलग्न रहते हैं। ठीक। अब राजनीति में जाति के अंदर आप देखेंगे अभी वर्तमान में अगड़ा और पिछड़ा ये दो शब्द बड़े चलने लगे हैं। अगड़ा और पिछड़ा जैसे रूपों का विकास होगा कि अगड़ी जातियां, पिछड़ी जातियां, ये सारी चीजों का अब विकास आप ज्यादा देख पाएंगे। सभी दल कभी है ना, कभी जाति तो कभी समुदाय के नाम पर अपने हित साधते हैं, उन्हें सिर्फ अपना मतलब रहता है। आप देखेंगे हर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो भी आप चुनाव के दौरान देखेंगे वो अपना हित साधने की कोशिश करते हैं जब भी उनको काम आता है उस तरीके से। लेकिन जातियां जो हीन थी उन्होंने अपना समूह बनाया और अब अगड़े पिछड़े जैसी व्यवस्था भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये बातें इसमें लिखनी थी कि भाई उदाहरण दे दिया है क्या है राजनीति में क्या चलता है, ये सारी बातें इसमें थी। अगला प्रश्न देखना, प्रश्न नंबर 4, अपने देश में महिलाओं को सामाजिक राजनीतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क आप लिखिए। क्या उन्हें संवैधानिक संस्था में आरक्षण प्राप्त है, यह भी आपको बताना है कि उनको संवैधानिक संस्था में कोई आरक्षण प्राप्त है, अगर है तो लिखना है। अपने देश में महिलाओं को सामाजिक राजनीतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क निम्नलिखित हैं। कैसे कैसे? महिलाओं को सत्ता पर नियंत्रण दिया जाना चाहिए जिससे सामाजिक भेदभाव है ना, क्योंकि जो सामाजिक भेदभाव में भी कैसा, लैंगिक भेदभाव जो है महिला और पुरुष का, सामाजिक भेदभाव की एक बड़ी वजह लैंगिक भेदभाव क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कुछ स्थान सुरक्षित किए जाना चाहिए, मतलब सीटें रिजर्व की जानी चाहिए जहां जहां पर भी निर्वाचन होता है, तो निर्वाचित जगहों पर या निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण होना चाहिए। सेना में महिलाओं को पर्याप्त स्थान दिए जाने चाहिए। सेना के अंदर भी महिलाओं को इतनी ज्यादा संख्या में नहीं मिलता था, एनडीए सीडीएस में भी परमानेंट कमीशन नहीं था, अब दिया जाना स्टार्ट हो गया है या देने लगे हैं। तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण क्या कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है या फिक्स कर दिया गया है। तो ये वाले प्रश्न का उत्तर भी लिख दिया कि भाई मिल गया है ये वाले, और बाकी जो पहला प्रश्न है कि सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क, और नीचे कौन सी संस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है वो भी अपन ने लिख दिया। क्लियर? चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, जाति प्रथा भारतीय लोकतंत्र के लिए किस प्रकार खतरा है, विस्तार से समझाइए। अथवा जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या हानियां हैं, किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख करिए। या लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, 2 कारण बताइए, आपको ये बताने हैं। जाति प्रथा आप जानते हैं समाज अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, और ज्यादातर लोग अपनी अपनी जाति के बारे में जब सोचना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, उसी व्यवस्था को आप कहते हैं जाति व्यवस्था। जाति प्रथा भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है क्योंकि इसके कारण योग्यता के स्थान पर जाति को अधिक महत्व दिया जाता है या जाति को वरीयता दी जाती है। राजनीति व सत्ता के समीकरणों को साधने के लिए राजनीतिक दल योग्यता के स्थान पर जाति को अधिक महत्व देते हैं, ना। योग्यता के स्थान पर किसको अधिक महत्व दे रहे हैं, जाति को अधिक महत्व देते हैं। राजनीतिक जातियों को लक्ष्य बनाकर जाति व्यवस्था और जाति पहचान को प्रभावित करते हैं। अब चूंकि जब ये पता चल जाएगा कि भाई ये हमारे वाला है, तो फिर लोग अपनी जाति की पहचान लोग पता कर, जब हमारी मानसिकता जातिवादी होगी तो हम जाति पहचानना स्टार्ट करेंगे। तो प्रत्येक जाति स्वयं को श्रेष्ठ चाहती है कि भाई वही श्रेष्ठ है, सभी जातियां चाहती हैं सब श्रेष्ठ। यही कारण है कि हीन समझी जाने वाली जातियां क्या होंगी, जो भी तुच्छ समझी जा रही है या हीन समझी जाने वाली हैं, क्या करेंगे, अपने जैसी अन्य जातियों के साथ समूह बनाने का प्रयास करेंगे।
कोई एक जाति सत्ता नियंत्रण नहीं कर सकती, इसलिए वह क्या करेंगे, मोल तोल के द्वारा अन्य समुदायों को साथ लेने के लिए, है ना, जोड़ तोड़ के काम करेंगी, जोड़ तोड़ करेंगी, साथ मिलाएंगी। अब राजनीति में जाति के अंदर अगड़ा पिछड़ा जैसे शब्द भी आप सुनने लगेंगे, अगड़ा पिछड़ा जैसी अवधारणा या व्यवस्थाएं भी क्या हो गई, उत्पन्न हो गई। सभी दल कभी जाति के नाम पर, कभी समुदाय के नाम पर अपने हितों को साधते रहते हैं। राजनीतिक दल अथवा नेता विशेष जाति के पक्ष में सहूलियत की बातें करके उनका वोट, है ना, वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। तो ये सारी बातें इसमें अपन ने देखी। अब इसमें देखना क्या है आगे, इससे समाज में तनाव बढ़ेगा, क्योंकि जातिगत व्यवस्था आएगी तो समाज में वैमनस्यता, समाज में क्या होगा, जो भाईचारे की भावना है वो घटेगी। राजनीतिक से अलग अनेक गैर राजनीतिक संगठन, मतलब जो राजनीति नहीं करते लेकिन जो समाज के उद्धार का काम करते हैं, ऐसे राजनीतिक संगठन लोगों से भेदभाव समाप्त करने, सम्मानजनक जीवन जीने हेतु रोजगार को बढ़ावा देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही वे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का भी आग्रह कर रहे हैं। केवल जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होगी। इससे भ्रष्टाचार, गरीबी जैसे मुद्दे या समस्याएं बहुत बढ़ेंगी। वर्तमान में भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। शहरीकरण में अगर देखें तो शहरीकरण और शिक्षा के प्रचार प्रसार से, है ना, प्रचार प्रसार के साथ आर्थिक सामाजिक स्तर पर हुए परिवर्तनों को, जाति प्रथा को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, या महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हुए हैं। कैसे, अगर आप देखें भाई कि जाति की अगर हम व्यवस्था देखें तो शहरों के अंदर जब आप टिफिन खाने जाते होंगे या कहीं जाते होंगे, किसी के बगल में बैठे तो आप जाति नहीं पूछते, लेकिन ग्रामीणों में, गांव में अभी भी है। तो शहरों में जाति व्यवस्था संबंधित भेदभाव कम हुआ है, बहुत हद तक कम हुआ है। भारतीय संविधान में जातिगत भेदभाव का निषेध तो किया गया है, साथ ही साथ भेदभाव से उत्पन्न, है ना, उत्पन्न अन्याय को समाप्त करने के लिए नीतियों का भी निर्माण करने की व्यवस्था की गई है। जैसे आप देखें वो अस्पृश्यता अधिनियम आपने देखा होगा, SC/ST एक्ट के बारे में आपने सुना होगा। ऐसी दशा में सरकारों द्वारा भी समय समय पर सराहनीय प्रयत्न किए गए हैं। सरकारें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करती है। दुखद स्थिति यह है कि जाति व्यवस्था अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। आज भी शादी विवाह जो है वो कैसे होते हैं, अपनी अपनी जातियों के अंदर होते हैं। अंतर जाति विवाह को इतना प्रमोट अभी नहीं किया गया है, उसको समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, आपको ये बताना है। विधायिका मतलब क्या हो गई, संसद हो गई, और राज्य की विधायिका क्या हो गई, विधानसभा, विधान परिषद, है ना। तो इनके बारे में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसके बारे में आपको बात करनी है। तो आप जानते हैं कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम है, मतलब आप देखें उतनी पर्याप्त संख्या में इनका प्रतिनिधित्व नहीं है। देखते हैं क्या है। भारतीय संघीय व्यवस्था, भारत ने संघीय व्यवस्था को अपनाया है, अतः केंद्र की विधायिका संसद है जिसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। राज्य के अपने अपने विधानमंडल हैं जिसके 2 सदन होते हैं। क्या क्या, विधानसभा और विधान परिषद। सभी राज्यों में 2 जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकतम 2 हो सकते हैं। ज्यादातर राज्यों में क्या है, सिर्फ विधानसभा है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन मतदाता प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा के लिए। स्वशासन की इकाइयों में ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर निगम जैसी आपको विधायिकाएं देखने को मिलेंगी जो कार्य करती हैं। अब यहां पर हमें बताना है कि क्या व्यवस्था है। तो भारत की विधायिका मतलब लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत ही कम रहा है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या अभी कुल सदस्यों की 10% तक भी नहीं पहुंची है। मतलब अगर आप देखें 545 सांसद हैं तो अभी तक 54 भी नहीं पहुंचे हैं कि 54 महिलाएं सांसद हों, है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत महिला सांसदों की संख्या में निरंतर क्या हुई है, गिरावट आती गई है, घटती चली गई है। राज्यों के विधानमंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। यहां पर दशा और खराब है। केंद्र में 10% के आसपास नहीं पहुंच पाई है, तो यहां तो 5 से भी कम है। महिला प्रतिनिधियों के संबंध में भारत का स्थान विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी नीचे है। भारत महिला प्रतिनिधि के मामले में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, है ना, के अनेक विकासशील देशों से पीछे है। बहुत कम संख्या में महिलाएं प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के पदों पर आसीन हुई है। प्रधानमंत्री तो एक ही हुई है, श्रीमती इंदिरा गांधी। अलग अलग राज्यों में भी मुख्यमंत्री महिलाएं बहुत कम बनी हैं, ज्यादा नहीं बनी है, 1-2, है ना, ऐसी ही महिलाओं को मौका मिल पाया है प्रधानमंत्री बनने, मुख्यमंत्री बनने का। स्थानीय स्वशासन की इकाइयों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए उनके लिए क्या कर दिया गया, 1/3 आरक्षण
फिक्स कर दिया गया है, निर्धारित किया गया है, ताकि महिलाएं क्या हो, महिलाओं का अनुपात है ना जो राजनीति में वो अनुपात क्या हो, बढ़ सके। महिला संगठनों की यही मांग है कि संसद तथा राज्य विधान मंडलों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण कितना कर दें, 1/3 कर दिया जाए। संसद में इस संबंध में विधेयक भी प्रस्तुत किया गया है, परंतु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल इस विधेयक को लेकर एक मत नहीं है, इस कारण से कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। तो ये महिलाओं के अनुपात के बारे में हमने बात देख ली कि भाई क्या क्या यहां पर होने वाला था, कि उनका प्रतिनिधित्व कैसा है। तो केंद्र में 10% से कम है, राज्य में 5% से कम है, और हमने 1/3 कहां कर दिया है, राज्य की आपकी जो ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत या पंचायती राज में हमने 1/3 कर दिया है, और संसद के अंदर विधानमंडलों के अंदर 1/3 करने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन अभी प्रस्ताव पेश कर दिया, लेकिन अभी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। क्लियर? तो ये प्रश्न के अंदर हमें लिखना था। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भारतीय राजनीति में इसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों को स्पष्ट करना है। सांप्रदायिकता बताना है, और इस सांप्रदायिकता का राजनीति में क्या क्या भूमिका रही है, या राजनीति में इसकी क्या क्या अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप हैं, उनको हमें बताना है। यह सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, कोई 2 कारण लिख रहे हैं, देखते हैं। सांप्रदायिकता समाज की वह स्थिति है जिसमें विभिन्न धार्मिक समूह अन्य समूहों पर है ना अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। हम अच्छे हैं, तुम खराब हो, जब यह स्थिति आती है धर्म के आधार पर, तो उसको सांप्रदायिकता कहते हैं। किसी एक धार्मिक समूह की सत्ता और वर्चस्व तथा अन्य समूहों की उपेक्षा पर आधारित होती है। सांप्रदायिक आधारित राजनीति क्या कहलाती है? सांप्रदायिक राजनीति कहलाती है। राजनीति में सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति, सांप्रदायिकता तब विकराल रूप धारण कर लेती है जब राजनीति में धर्म के व्यक्ति एक समुदाय के विशिष्टता के साथ या उसके पक्ष पोषण से या उसका पक्ष पोषण करने लगती है, उसके दावों को या उसका फेवर करने लगती है, उसका पक्ष लेने लगती है, तब यह स्थिति बड़ी विकराल हो जाती है। ऐसी स्थिति में दूसरे धर्मावलंबी जो हैं उनके विरुद्ध क्या होती है? बगावत होने लगती है, या उनके विरुद्ध मोर्चा खोला जाने लगता है। सांप्रदायिक राजनीति के मूल में यह धारणा होती है कि धर्म की सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है ना। धर्म क्या करता है? सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, यही सामाजिक समुदाय को बना रहा है। इस धारणा के अनुसार एक विशेष धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके हित समान होते हैं, और इस समुदाय के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन के लिए महत्व नहीं रखते। साथ ही इनका यह भी मानना है कि अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामुदायिक या दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। ना ही विभिन्न धर्म के लोगों के लिए कोई समानता की बात होती है, ना कोई समानता होती है उनके लिए, ना कोई ऐसी सोच है कि उनको समानता रखी जाए। राजनीति में सांप्रदायिकता विभिन्न रूपों में हो सकती है। दैनिक जीवन में हो सकती है, धार्मिक पूर्वाग्रह हो सकते हैं, जिसे कई बार आप देखेंगे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कहावतें बन जाती हैं। धार्मिक समुदायों के बारे में पहले से जो आपकी धारणा बनी हुई है उनके बारे में हो सकती है। अपने धर्म को महान बताने की जो अभिव्यक्ति है वो भी क्या हो? सांप्रदायिकता की, उसमें भी क्या होगी? झलक देखने को मिलेगी, है ना, कि भाई हमारा धर्म महान है, तुम्हारा खराब है। तो इसमें भी सांप्रदायिकता की झलक आपको देखने को मिलेगी। यहां पर सांप्रदायिकता अपने समुदाय को ही राजनीति में उच्च स्थान पर स्थापित करना चाहती है। बहुसंख्यक समुदाय के लोग इस प्रयास में, मतलब अगर बहुसंख्यक समुदाय के लोग अगर ये प्रयास कर रहे हैं तो उसको कहते हैं बहुसंख्यकवाद, है ना, और अगर अल्पसंख्यक कर रहे हैं तो उसको कहते हैं अल्पसंख्यकवाद, है ना। बहुसंख्यकवाद को जन्म देते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय स्वतंत्र राजनीति इकाई बनाने हेतु प्रयासरत हो जाते हैं, है ना। उनका समुदाय भी अपने हिसाब से करने लगता है तो उसको अल्पसंख्यकवाद भी कह देते हैं। राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिक आधार पर की गई राजनीति का दूसरा रूप है ना। मतलब राजनीतिक गोलबंदी जो है कि भाई अलग अलग धर्म के लोगों को अपने साथ करना है, तो वो क्या है? सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया क्या है? दूसरा रूप है। धार्मिक चिन्हों, धर्म गुरुओं के माध्यम से अपने धर्म के लोगों के मन में भय बैठा दिया जाता है। चुनाव के दौरान मतदाता को धार्मिक भावना व हित की बात करके, है ना, उसको समझाएंगे और मुद्दा बनाकर राजनीति में प्रयोग किया जाता है। संप्रदाय के नाम पर होने वाली हिंसा, अपराध, दंगे सांप्रदायिकता को सबसे भयानक और अवांछित रूप में पेश करते हैं, या इनके अवांछित रूप हैं। आपने देखा होगा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर दंगे हो जाना, है ना, घटनाएं घट जाना, तो ये सब चुनाव के दौरान ही होगा। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भी भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उस टाइम पर हिंदू मुस्लिम के आधार पर आप दंगे देख रहे होंगे। स्वतंत्रता के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकता फैलती रही है, सांप्रदायिक दंगे भारत में फैलते रहे हैं।
है ना। तो ये सारी बातें हमें इस पर सांप्रदायिकता के आधार पर बताना था कि भाई क्या है कैसा है, तो हमने ये सारी बातें इसके अंतर्गत देखी हैं कि सांप्रदायिकता की अवधारणा को स्पष्ट किया और भारतीय राजनीति में इसका क्या योगदान है, तो बताया कि सांप्रदायिकता क्या है, और फिर इसमें हमने देखा कि राजनीति में कैसा उपयोग है। तो भाई लोग इनका वोट के लिए धार्मिक हिंसा करवाते हैं, दंगा करवाते हैं, कोई धर्म गुरुओं के माध्यम से, धार्मिक चिन्हों के माध्यम से नारे लगाकर और लोगों को अपनी तरफ करते हैं, वोट डलवाते हैं, है ना। आपने आजादी के टाइम पर भी देखा हुआ है कि कैसे हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे यहां पर। क्लियर। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4, भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति है ना। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उपयुक्त तर्क देकर सिद्ध कीजिए या लिखिए। राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। हम इस कथन से सहमत हैं कि भारत में राजनीति है ना, भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति है। इस संबंध में विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहला, राजनीति में जाति। राजनीति में जाति विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। राजनीतिक दल के अंदर भी चुनाव के लिए उम्मीदवार चुनते समय क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों के अनुसार टिकट का वितरण, सरकार के गठन के समय विभिन्न जातियों और समुदाय के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है। कुछ राजनीतिक दल या उम्मीदवार धार्मिक मुद्दों को उठाकर लोगों का समर्थन या सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या प्रयत्न करते हैं। कुछ राजनीतिक दलों को कुछ विशेष जातियों का हितैषी बताया जाता है या समझा जाता है। प्रत्येक जाति को प्रत्येक व्यक्ति के पास वोट की शक्ति है ना, प्रत्येक जाति के प्रत्येक व्यक्ति के पास वोट की शक्ति है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने सभी को समान स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में राजनीतिक दल राजनीतिक समर्थन पाने के लिए लोगों को गोलबंद करने हेतु सफल होते हैं या सक्रिय हो जाते हैं। कई बार चुनाव को जातियों का खेल माना जाता है। कई बार होता है ना, यहाँ इस जाति के इतने वोट हैं, यहाँ इतने हैं, ऐसे खड़े कर दो अपन जीत जाएंगे, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है। प्रत्येक उम्मीदवार को एक जाति या एक समुदाय से अधिक लोगों का भरोसा प्राप्त करना पड़ता है। मतलब एक जाति के वोट से वो चुनाव नहीं जीत सकता, उसको कई सारी जातियों का भरोसा प्राप्त करना पड़ता है, क्योंकि किसी एक संसदीय क्षेत्र में किसी एक जाति है ना, किसी एक निर्धारित जाति का बहुमत नहीं होता कि वो आपको चुनाव जिता सके। क्लियर। अब जाति के अंदर की राजनीति क्या है? राजनीति में जाति के महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जाति के अंदर की राजनीति भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक जातियों को लक्ष्य बनाकर जाति व्यवस्था और जाति पहचान को प्रभावित करती है ना। ये टारगेट हो जाता है, अलग अलग जगह जाति के आधार पर भी झगड़े होते रहते हैं। प्रत्येक जाति स्वयं को श्रेष्ठ बनाना चाहती है। यही कारण है कि हीन समझी जाने वाली जातियां क्या है, अपने जैसी और उपजातियों को मिलाकर अपना एक संगठन बनाने की कोशिश करती हैं, साथ लाने का प्रयास करती हैं। कोई एक जाति सत्ता पर नियंत्रण नहीं कर सकती, इसलिए मोल तोल का दौर चलता है, उनको अपने अपने तरफ लाने की कोशिश करते हैं। तो मोल तोल के द्वारा अन्य समुदायों को साथ लेने के लिए जोड़ तोड़ का प्रयत्न किया जाता है। अब राजनीति में जाति के अंदर अगड़ा व पिछड़ा जैसी अवधारणाएं भी आपको देखने को मिली होंगी। सभी दल जाति को कभी समुदाय के नाम पर, कभी जाति के नाम पर अपने हित साधने में उपयोग करते हैं। तो ये जाति के अंदर की राजनीति आपने देखी हुई थी कि भाई ये सारी व्यवस्थाएं हमने देख ली, पूरा उत्तर हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब आपने देखा होगा कि भाई ये वाली व्यवस्था जो है वो तीन चार उत्तरों के अंदर आपको कॉमन जैसी देखने को मिली है। तो आप इस तरीके से आप देखें, लिखने का प्रयास करें ताकि आप क्या हो, अच्छा उत्तर लिख सकें। आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये पाठ्यक्रम प्राप्त करने के लिए या ये वीडियोस प्राप्त करने के लिए आपको हमारा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी सब्सक्राइब करना है। जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें, और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।